subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां आपको समझाते हैं और आपकी मदद करते हैं टैक्स बचाने में। अब 31 मार्च आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और ऐसे में आपकी भी पूरी तैयारी होगी कि किस तरह से ज़्यादा डिडक्शन के ज़रिए अपना टैक्स बचा सकते हैं। उसकी प्लानिंग भी आपने शुरू कर दी होगी, लेकिन इसी में हम आज आपकी मदद करने वाले हैं और इसी पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट होती है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं इस दौरान कि कौन सी स्कीम चुने, किस तरह की प्लानिंग करें। इसको लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन एक टैक्स पेयर के दिमाग में ज़रूर होती है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये खास एपिसोड लेकर आए हैं और उम्मीद है कि शो के अंत में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो पाएगी और इसमें हमारी मदद करेंगे हमेशा की तरह टैक्स गुरु मुकेश पटेल। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन समय देने के लिए। और आज हम चर्चा करेंगे 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड की टैक्स प्लानिंग की, और उसमें आपके जो व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे दर्शकों की कन्फ्यूजन दूर करने में। तो सबसे पहला सवाल तो इसी से जुड़ा होगा कि एंड में एक टैक्स डिडक्शन की लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है टैक्स पेयर की, तो वो लिस्ट तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हमने बीच में ओल्ड और न्यू टैक्स स्कीम के बारे में भी चर्चा की थी। ये भी समय भी आ चुका है कि अब टैक्स पेयर के दिमाग में ये भी होगा कि इन दोनों स्कीम में से किसका चुनाव करें। तो इसमें भी चुनाव करने में मदद करिए कि किस स्कीम का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए, और डिडक्शन का को सिलेक्ट करते समय, उसकी लिस्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही बताया कि अब मार्च शुरू हो चुका है और समझिए कि कोई भी एक रेस होती है, उसका जो फिनिशिंग लाइन के पास का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको रेस में अव्वल रहने के लिए वो जो लास्ट आपका लैप है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये मार्च में हमारे टैक्स पेयर्स को टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए क्या चेकलिस्ट पर नज़र करनी चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जो आपने उठाया, पहले तो क्या होता था कि आपको केवल नज़र करनी होती थी अपने टैक्स के डिडक्शंस पर, कि भाई मेरा 80C हो गया, 80D हो गया, 80TTA में मैं ठीक ठाक क्लेम करूँगा, 80G में मुझे कोई डोनेशन वगैरह का लाभ लेना है या नहीं। अब ये सब डिडक्शंस का मायना जो है तभी रखता है अगर आपने ओल्ड स्कीम में रहने की चुनौती की है, मीन्स यू हैव सिलेक्टेड द ओल्ड स्कीम। अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं, टैक्स की नई योजना में जाते हैं, तो ये जो डिडक्शंस हैं उसका उतना कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं है। तो सबसे पहले तो, और ख़ास तौर से जो टैक्स पेयर्स बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम उनकी नहीं होती है, पूजा आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, हमने एक स्पेशल एपिसोड ओल्ड और न्यू के बारे में किया था। तो जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं होती है वो हर साल अपनी पसंदगी अलायदी तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब लास्ट ईयर मैंने ओल्ड किया हो, इस बार मैं न्यू में आ सकता हूँ, लास्ट ईयर न्यू में था, इस बार ओल्ड में आ सकता हूं। तो मेरे इस साल की इनकम जो है एस्टिमेटेड, वो क्या बनने जा रही है, मैंने क्या डिडक्शंस ऑलरेडी किए हैं और क्या मैं करना चाहता हूं, इसको ओल्ड न्यू के साथ बैलेंस करके मुझे डिसीजन लेना है कि मैं कैसे मेरा फाइनल डिडक्शंस का प्लानिंग सेट करूंगा। मान लीजिए हमने जैसे बताया था आगे भी कि 15 लाख के ऊपर मेरी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम है, तो उस केस में अगर मेरे टोटल डिडक्शंस जो हैं, जो एलिजिबल है एज फार एज दी ओल्ड स्कीम इज कंसर्न, वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अगर 2.5 लाख से कम है तो मुझे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि डिडक्शन मैं लेता भी हूँ तो भी नई स्कीम का ऑप्शन मेरे लिए यूज़फुल है।
अगर 10 लाख के आसपास है तो इसमें 2 लाख रुपए की सीमा आती है मेरी डिडक्शन प्लानिंग की, और 5 और 10 लाख के दायरे में जो अमाउंट होता है उसमें ज़्यादातर पुरानी स्कीम बेहतर बनती है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरे मार्च के मेरे फाइनल सेट में ये तय करना है। और मेरे फैमिली में मान लीजिए मेरा इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, मेरे स्पाउस है, तो हर एक केस में मैं ओल्ड न्यू का कैसे पसंद करूँगा और कैसे उसमें डिडक्शंस प्लान करूँगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से मैं 1 या 2 एंटिटीज में ओल्ड में रहना पसंद करूं और बाकी मैं न्यू में जाऊं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पूजा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ मार्च एट माय फिनिशिंग स्टेजेस। बिल्कुल, तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। मुकेश जी, हमने एक और पुराने एपिसोड में हमने इनकम टैक्स रिबेट के बारे में भी चर्चा की थी, जिसकी कि इम्पोर्टेंस आपने हमारे दर्शकों को समझाई थी। फाइनेंशियल ईयर एंड करते समय टैक्स रिबेट से जुड़ी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल पूजा, एक बात समझ लें हम, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि रिबेट जो है उसके प्रोविजंस को ठीक ठाक समझ के, क्योंकि अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर रहती है और 5 लाख के थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, उसमें बहुत फर्क पड़ सकता है। और टैक्सेबल इनकम को डिटरमिन करने के लिए जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है उसमें से आपको ये सब डिडक्शंस जो हैं चैप्टर 6 से, और जो एलिजिबल डिडक्शंस आपको अंडर द ओल्ड स्कीम मिलते हैं वो सब मिलने के पात्र बनते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कई बार ये हो जाता है और ये मार्च में करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए आपने ध्यान से गिनती नहीं की और हुआ क्या, 5 लाख और 1,000 आपकी टोटल इनकम बनती है जब आप अप्रैल में आपको पता चलता है या जुलाई में आप रिटर्न भरने का जब हाथ पर लेते हैं, तो इट इज़ टू लेट। क्यों? क्या होगा, 5 लाख 1,000 की आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, तो ऑब्वियसली 5 लाख के ऊपर होने के कारण आपका जो 12,500 का टैक्स रिबेट सेक्शन 87A में आपको जो यू आर एंटाइटल्ड टू वो नहीं मिलेगा। होगा क्या, इट्स वेरी आयरॉनिकल थिंग, हम कई बार ये वित्त मंत्रालय को बताते भी रहे हैं पर इसका अभी कोई हल या सुझाव निकला नहीं है उनकी ओर से। 5 लाख 1,000 आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उस पर टैक्स की गिनती 2.5 लाख से शुरू होती है। 2.5 और 5 लाख के बीच में 12,500, ऊपर जो 1,000 है उस पर और 200, और उस पर जो 4% का आपका एजुकेशन और हेल्थ का सेस लगता है, तो 13,208 का टैक्स बनता है। अगर टैक्स पेयर की इतनी सी चूक हुई, अगर वो सतर्क रहता तो ये 1,000 मान लीजिए, और कुछ नहीं तो इन्वेस्टमेंट ये वो सब प्लानिंग उसका हो गया होता, एक छोटा सा डोनेशन भी कर देता, तो एक छोटे से डोनेशन करने के साथ उसका कितना बड़ा टैक्स बच जाता। तो पूजा, ये हम खास तौर से मैं हमारे दर्शकों को कहूंगा कि जो ये बॉर्डर लाइन केसेस हैं कि जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के आसपास के दायरे में रहती है, उन लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक ये कैलकुलेशन करके ख्याल रखना होगा कि दे डू नॉट ओवरस्टेप दिस 87A की रिबेट की लक्ष्मण रेखा, अदरवाइज ये काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। सर, अक्सर ऐसा होता है कि टैक्स पेयर होता है ऐसे समय में अपने एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है।
तो ऐसे में एडवांस टैक्स को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ ऑब्लिगेशन उसके ऊपर बनते हैं, और अगर इसमें कुछ चूक हो जाती है तो फिर किस तरह की मुश्किलें टैक्स पेयर के सामने खड़ी हो सकती है? इस पर भी एक प्रैक्टिकल गाइडेंस हमारे दर्शकों को दीजिए। श्योरली पूजा, ये जो है ना एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन, ये आपके टैक्स मैनेजमेंट के दायरे में आता है। जैसे टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम पर मैक्सिमम पॉसिबल टैक्स बचाएं, तो टैक्स मैनेजमेंट का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें अगर आप चूक करते हैं तो उसके कारण आपको पीनल इंटरेस्ट या फाइन या पेनल्टी का जो भी सामना करना पड़ता है। तो पैसे बचाने की बात तो अलग रही, पर आपको जेब में से आपके पैसे चले जाते हैं। तो जितना महत्व टैक्स प्लानिंग का है उतना ही महत्व ये टैक्स मैनेजमेंट का भी है। तो एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशंस को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। एक्चुअली ये तो मार्च तक भी वेट नहीं करना चाहिए, शुरू से आपको ख्याल में रखना चाहिए। पर मार्च में तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी महंगा साबित हो सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब मान लीजिए कि सबसे पहले तो एडवांस टैक्स के जो नियम हैं उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द TDS TCS 10,000 रुपये से ज़्यादा रहता है तो आपकी जिम्मेवारी होती है एडवांस टैक्स भरने की। अब आज से 2 साल पहले क्या हुआ करता था कि हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, हमारे ये जो डिविडेंड इनकम है, वो सब एग्जम्प्ट हुआ करते थे अंटिल 2018-19, जैसे आपको सबको ध्यान है। तो उस टाइम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मान लीजिए इक्विटी से बड़ा कोई लॉन्ग टर्म गेन हो गया या डिविडेंड की काफ़ी इनकम आ गई, फिर भी हमको टैक्स नहीं भरने का था। इसलिए हमारी जैसे कोई सैलरी टैक्स पेयर होगा वो सोचेगा कि भाई मेरी तो सैलरी की इनकम है और मेरा कुछ छोटा मोटा बैंक इंटरेस्ट है, वो 80TTA के डिडक्शन के दायरे में निकल गया। पर अब क्या होता है कि अब तो डिविडेंड इनकम भी, मान लीजिए आपकी 15 लाख से ऊपर आय है या 10 लाख से ऊपर ओल्ड स्कीम में आया है तो आप 30% के ब्रैकेट में आ गए। आपकी 1 लाख रुपये की खाली डिविडेंड की इनकम है तो उस पर 30% के हिसाब से आपको 30,000 रुपीज का टैक्स भरना होगा। अब डिविडेंड में से जो TDS कटता है वो आप समझते हैं कि TDS कट गया है, बट TDS तो केवल 10% से कटता है। तो इस केस में आपका 1 लाख में से 10% के हिसाब से 10,000 कटा, एक्चुअली आपको भरना होगा 30,000, और 20,000 आप अगर एडवांस टैक्स के तौर से अदा नहीं करते हैं तो ये जो शॉर्टफॉल रहेगा इस पर आपको आयकर कानून की जो सेक्शन 234 कैपिटल B है उसके आधार से आपको पीनल इंटरेस्ट लगेगा। सेम कैपिटल गेन के लिए ये नियम है। फॉर्च्यूनेटली एडवांस टैक्स के संदर्भ में वाइल अदर इनकम आपको एस्टिमेट करनी होती है, फॉर्च्यूनेटली ये कैपिटल गेन्स और डिविडेंड के लिए एक रूल ऐसा किया गया है कि जब तक आपको ये इमर्ज होती है, ये इनकम माना राइज होती है, तब तक के किश्तों के लिए, इंस्टॉलमेंट्स के लिए आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं भरना होता है। ओनली आफ्टर दैट इनकम अराइजेज यू हैव टू पे द टैक्स इन द बैलेंस इंस्टॉलमेंट्स। पर ये आपको ध्यान रखना है, कई टैक्स पेयर्स को ये ध्यान नहीं रहता, और खास तौर से सैलरी टैक्स पेयर्स तो समझते हैं हमारा TDS कट गया, अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब क्या होता है कि जब आपको मान लीजिए 25,000 रुपये का ऐसा टैक्स जो एडवांस टैक्स के तौर से भरना था वो आपने नहीं भरा, तो 1 अप्रैल से लेके आपका सेक्शन 234B का 1% पर मंथ, माना सालाना 12%, और ये आपको डिडक्शन भी नहीं मिलता है, सो काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। मान लीजिए आप रिटर्न भरते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के बाद, तो
25,000 का 4% के हिसाब से केवल आपने वो समय पे नहीं भरा, उसके कारण 1,000 रुपये का आपको पीनल इंटरेस्ट लग जाएगा। तो पूजा, ये हमारे दर्शकों को ख्याल में रखना है। अब जैसे आपने बताया, इसमें कुछ एग्जम्पशन है या नहीं, तो एग्जम्पशन है फॉर्चुनेटली सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को माना जो इंडिविजुअल्स हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, और एक शर्त ये ज़रूरी है पूर्ण करने के लिए कि आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीजन, आप अपना जुलाई में रिटर्न भरते हैं तभी टैक्स भर सकते हैं, अन्यथा और सब टैक्स पेयर्स को दे विल हैव टू डिस्चार्ज देयर एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस। तो टैक्स मैनेजमेंट का ये मुद्दा हम चूके नहीं पूजा, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जी मुकेश जी, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के संबंध में किन महत्वपूर्ण प्रोविजंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं चूंकि एक टैक्स पेयर को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी हमें समझाइए। हाँ पूजा, इसके लिए अब टीडीएस के मैं दो पहलू कहूँगा। सबसे पहले तो ऐसे केसेस अगर हो कि मान लो कोई एक नॉर्मल नॉन सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर होता है जिसकी 2.5 लाख से कम उसकी इनकम है, तो उस केस में हमने आगे हमारे एपिसोड्स में डिस्कस किया हुआ है कि आप 15G का फॉर्म फाइल कर सकते हैं ताकि आपके केस में टीडीएस कटे नहीं। अब आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए इवन अप टू 5 lakhs की टैक्सेबल इनकम तक आपका इससे कम है तो आप 15H फाइल कर सकते हैं, ये भी नियम है। अब आम तौर से क्या होता है कि मार्च के एंड में आपकी कई डिपॉजिट्स होती है, उसका इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड होके मार्च के एंड में आपके अकाउंट में जमा होता है। तो साल में अगर आपने आगे नहीं दिया है तो एटलीस्ट ये मार्च के पहले हफ्ते में भी आप समय से बिफोर द एक्रूड इंटरेस्ट इनवाइट्स द टीडीएस डिडक्शन, अगर 15G 15H देने के लिए आपका एंटाइटलमेंट है तो वो चूकेगा नहीं, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा अननेसेसरीली ब्लॉक नहीं होगा और फिर रिफंड मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात पूजा, ये जो सैलरी टैक्स पेयर्स होते हैं, अब उनके केस में जो टीडीएस एम्प्लॉयर काटता है वो एम्प्लॉयर आम तौर से पूरे साल की उसकी एस्टिमेटेड इनकम के आधार से काटता है। इसमें ज़रूरी ये है कि आपको एम्प्लॉयर को बताना होता है कि वेदर यू आर गोइंग फॉर द ओल्ड और द न्यू स्कीम, और अगर ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो जो डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं उसका सपोर्टिंग एविडेंस भी आपको दिखाना होता है। कई बार क्या होता है कि आपके ध्यान से वो निकल गया, कोई मान लीजिए कि आपका HRA का है या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, आप मानते हैं कि ये तो मुझे मिलना चाहिए, पर आपने इसके बारे में एम्प्लॉयर को ठीक ठाक इतला नहीं की है तो एम्प्लॉयर तो टैक्स काट लेगा। तो एटलीस्ट ये जो लास्ट मंथ है आपका, उस महीने में आप थोड़ा ख्याल रखें तो अननेसेसरी आपका कोई टीडीएस ज़्यादा न कट जाए, ये भी आप ख्याल रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर छोटी मोटी कोई और इनकम है, आप एडवांस टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने एम्प्लॉयर को शेयर करके वो उसमें से टीडीएस काटे, इसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो टीडीएस के लिए भी ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं पूजा, इसका ध्यान रखना आवश्यक होगा। मुकेश जी, हमारे काफ़ी सारे दर्शक जो हैं वो इक्विटी मार्केट में भी उनका निवेश है, म्यूचुअल फंड में भी निवेश अपना रखते हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कि टैक्स प्लानिंग के को ध्यान में रखते हुए भी इक्विटी मार्केट में निवेशित है। अब साल खत्म होते होते उनको क्या यूजफुल टिप्स देंगे आप? डेफिनेटली यही तो हमारा काम है टैक्स मंत्र का, हमारे दर्शकों को टैक्स बचाने के गुरु मंत्र
हमेशा जैसे आप हर एक एपिसोड के एंड में बताती है, तो हमारे हर एक एपिसोड में हर एक पॉइंट हम जो टच करते हैं उसमें ये टैक्स सेविंग की प्रैक्टिकल टिप्स समाई और छुपी हुई होती है। तो उसको लेके मैं ख़ास तौर से हमारे दर्शकों को सेक्शन 112A के जो प्रोविज़न है उसके और एक नज़रिया करने के लिए आमंत्रित करूँगा। अब सेक्शन 112A में क्या कहा गया है कि इट इज़ अ सेक्शन कि जहां आपका 10% का टैक्स लगता है ऑन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम इक्विटी शेयर्स या तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जहां STT का पेमेंट किया गया है और कुछ और शर्तों का भी पालन किया गया है। अब ये जो प्रोविज़न 10% के टैक्स लगने का है, उसमें आपको इसकी बारीकी जो है उसको ख्याल में रखने वाली बात ये है कि ये जो 10% का टैक्स लगेगा किस पर लगेगा? ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपये तक का आपका जो कोई लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये जो 1 लाख की लिमिट है, मान लीजिए आपने इस साल कोई गेन ही नहीं किया तो ये आपकी जो लिमिट है एग्जम्पशन की वो लैप्स हो जाएगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका 1 लाख का गेन आप प्लान करके अभी तक कुछ नहीं किया है ये 11 महीने में, पर ये 12th मंथ में भी आप वो 1 लाख का गेन रीप कर लेते हैं तो आपके सीधे 10,000 और उस पर 4% के साथ 10,400 रुपये आपके बच जाते हैं। क्लियर कट सेविंग, अदरवाइज यू वुड हैव मिस्ड दैट। अच्छा, कई निवेशक ये कहते हैं कि भाई हमें एक्चुअली हमारा तो ग्रोथ करना है, वी डोंट वांट टू रीप गेन एंड देन कीप इट, क्योंकि फिर दोबारा उसको हमको इन्वेस्ट करने का, फिर हम क्या करें। तो उसके लिए भी मैं ये प्रैक्टिकल सलाह ये दूंगा, टिप ये दूंगा कि आप ऐसा तो करिए कि अपनी जो कॉस्ट है ना उसको तो ऊंचा कर लीजिए बाय रीपिंग दिस गेन। समझ लीजिए आपके जो शेयर्स है उसमें आपका जो गेन है टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख वो आप गेन बुक कर लीजिए और उसी दिन या अगले दिन जब द प्राइस इज द सेम वो आप दोबारा उतने शेयर्स जो है वो खरीद कर लीजिए। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपने इफेक्टिवली अपने शेयर्स की कॉस्ट 1 लाख रुपए से बढ़ा दी है। सो अन्यथा जो आपका 1 लाख का एग्जम्पशन लैप्स हो जाता था वो आपने अगले सालों में आप जब भी बेचेंगे तब उसके लिए एडवांस में ये आपने 10,000 रुपये का फायदा ले लिया है। So what you are doing is, if you are not wanting to reap a clean tax saving by selling the shares, sell the shares, purchase them over again, just escalate your cost so that आप फ्यूचर के लिए भी आज से टैक्स प्लानिंग कर सकते। आज आप जो भी बोते हैं उसका आपको भविष्य में उसका फायदा मिलेगा। पूजा जी, और एक टिप जाते जाते तो यहाँ पर स्मॉल सेविंग इन्वेस्टर्स के लिए भी बनती है जो कि PPF में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो किस तरह से अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ये PPF की बात आती है तो मैं खास तौर से 2 बातों पर हमारे दर्शकों का विशेष ध्यान इस एपिसोड में आकर्षित करूंगा। सबसे पहले तो ये ख्याल में रखिए कि आपका PPF का अकाउंट, अब जैसे आप जानते हैं 15 साल और 15 साल के बाद आप फिर 5-5 साल के पीरियड के लिए उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। ये एक्सटेंशन चूक गए ना तो दोबारा आपको 15 इयर्स के राउंड में जाना पड़ेगा, इसलिए ये एक्सटेंशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो खास तौर से ये ख्याल में रखिएगा कि ये 15 और 15 के बाद 5, 5, 5, 5 जैसे हमने PPF के हमारे अगले एपिसोड में बात की थी, तो ये जो आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है
वो फॉर्म नंबर 4 फाइल करके आपका जब ये 15th और 5th ईयर कंप्लीट होता है उसके पहले आपको ये इत्तला देनी पड़ती है। अदरवाइज द बैंक विल आपका अकाउंट स्टॉप कर देगा वहाँ और कहेगा कि अब पैसे ले लीजिए, अब हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज यू डोंट वांट टू क्लोज योर अकाउंट, यू वांट टू कंटिन्यू, बट इसके लिए सतर्क रहना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा पूजा कि ये जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो आपको 7.1% मिलता है, वो कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट है, ये आप मत चूकिए। अब कई बार लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरे को तो एटीसी का फ़ायदा लेना नहीं है क्योंकि मैं नई स्कीम में हूँ, या तो एटीसी मेरा पूरा लोडेड हो जाता है, अब पीपीएफ में डालूँ न डालूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो ये समझिए ये 1.5 लाख रुपया जो पीपीएफ में आप डालते हैं उसका रिटर्न इज़ नॉट 7.1%, बट अगर आप इवन विदाउट एटीसी आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 10.32% पर एनम। तो पूजा ये 10.32 का रिटर्न आपको कहाँ कौन सी डिपॉजिट देती है, बिल्कुल सुरक्षित, सेफ एंड साउंड। तो ये मत चूकिए कि पीपीएफ का निवेश एटीसी का फायदा लेना हो नहीं लेना हो तो भी ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरह से वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस शो के जरिए उनकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स काफ़ी हद तक दूर हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं इससे जुड़े तो वो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या फिर मेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है जानने का गुरु मंत्र का। तो गुरु मंत्र भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। पहला इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र तो यही होगा कि 31 मार्च से पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आप टैक्स सेविंग के लिए किसी भी महत्वपूर्ण टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाने से नहीं चूके। तो उसकी लिस्ट प्रॉपरली बना लें, साथ ही पुराने और नए टैक्स स्कीम के अपने ऑप्शंस पर भी विशेष ध्यान दें। दूसरा, टैक्स पेयर जिनकी इनकम 5 लाख की सीमा रेखा के आसपास है वो 12,500 के जरूरी टैक्स रिबेट का फायदा लेना बिल्कुल ना चूके, जो कि हमने आपको शो के दौरान समझाया भी। अपने एडवांस टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारी को ना भूलें। चूक होने पर आपको इसका मुआवजा भी भरना पड़ सकता है, हर महीने 1% का पेनल इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वित्तीय वर्ष के अंत से पहले इक्विटी गेन पर 1 लाख के अपने सालाना LTCG टैक्स एग्जेम्पशन का लाभ उठाना बिल्कुल ना भूलें। तो इन्हीं गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।